हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। और डेट है आज की 9 जुलाई और आज भी डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये प्रैक्टिस एमसीक्यू आसानी से बन जाए। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारे जो कल का है जो हमने एमसीक्यू डिस्कस किया था उसका हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसका आंसर है बी 1 एंड 3, मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो थी इसकी करेक्ट थी और सेकंड इनकरेक्ट थी। तो करेक्ट थी तो ये हमने उसी लेक्चर में डिस्कस किया था। जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो इनकरेक्ट है वो मैं बता देता हूँ कि क्यों इनकरेक्ट थी। देखिए इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द अथॉरिटी रेगुलेट्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। ये कीवर्ड है, ये अक्रॉस द कंट्री नहीं रेगुलेट करती है, ये सिर्फ कहाँ रेगुलेट करती है, आईएफएससी में, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में ही ये रेगुलेट करती है सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है और सही कौन कौन से, फर्स्ट और थर्ड। तो ये था हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते तो देखते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूएन रिपोर्ट ऑन जूनोटिक डिजीजेस। यूएन ने हाल ही में रिपोर्ट पब्लिश की है जूनोटिक डिजीजेस से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं काटसा एक्ट के बारे में, जो कि अमेरिका का एक एक्ट है जिसमें सैंक्शंस लगाए जाते हैं जो भी रशिया या ईरान या फिर नॉर्थ कोरिया से ट्रेड करता है उन पर। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं अगली न्यूज़ में वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में। तो ये मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसी की पेरिस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले बिबोनिक प्लेग के बारे में जो हाल ही में चाइना में फैल रहा है। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गोल्डन बर्डिंग और जरदोसी आर्ट के बारे में। तो आज हम ये सभी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूएन रिपोर्ट ऑन जूनोटिक डिजीजेस। तो हाल ही में यूएनईपी और इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जूनोटिक डिजीजेस के ऊपर। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो टोटल डिजीजेस है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो ह्यूमन में, उसमें से 60% जो डिजीज है वो जूनोटिक है। जूनोटिक डिजीजेस क्या होते हैं, तो देखिए जूनोटिक डिजीज ऐसे डिजीजेस होते हैं जो जानवरों से फैलते हैं इंसानों की तरफ, जो जानवरों से ट्रांसमिट होते हैं इंसानों पर, जैसे कि मलेरिया हो गया, या फिर अभी जो बिबोनिक प्लेग फैल रहा है वो हो गया, या फिर कोविड-19 है वो भी हो गया। तो ये सभी क्या है, जूनोटिक डिजीजेस है। तो जो टोटल डिजीजेस है, इन्फेक्शियस डिजीज, उसमें से 60% जो डिजीजेस है वो किस कारण से हो रहे हैं, वो जूनोटिक डिजीजेस है, मतलब वो एनिमल्स के कारण हो रहे हैं अभी के समय में। और जो टोटल इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉट ओनली इन ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमंस बस में नहीं, टोटल जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज उसमें से 75% जो है वो जूनोटिक डिजीजेस हैं। तो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 6 जुलाई को। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि 6 जुलाई को ही वर्ल्ड जूनोसिस डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। ये आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट में है क्या चीज़ें, तो देखिए इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो आउटब्रेक्स बढ़ रहे हैं, जूनोटिक डिजीज के जो आउटब्रेक बढ़ रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस का हो गया या बुबानिक प्लेग का हो गया, तो ये जो आउटब्रेक्स बढ़ रहे हैं वो उसके रीजंस बताए गए हैं। उनमें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स बताए गए हैं, मतलब ह्यूमंस के कारण जो रीजंस है ह्यूमन से रिलेटेड इनके बढ़ने में, वो सभी चीज़ें इसमें बताई गई है। और इसमें रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं ग्लोबल लेवल पे उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, वो सभी इसमें दिया गया है। तो चलिए अब हम कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जूनोटिक डिजीज के आउटब्रेक में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले फैक्टर इंक्रीज यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ। का मतलब है कि देखिए रिसर्च वर्क के लिए या फिर मीट के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण जो ह्यूमन और एनिमल के बीच में कांटेक्ट है वो भी कम हो गया है। मतलब जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हैं और इसी कारण से क्या हो रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज फैलने का डर बहुत ज़्यादा है। तो पहला फैक्टर ये है, इंक्रीज यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ। दूसरा फैक्टर है हमारे पास चेंजेस इन फूड सप्लाई चेन। मतलब क्या है कि जो एनिमल सोर्सेज से जो भी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं उनका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग एनिमल सोर्सेज के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, जिसके कारण जो इन्फेक्शंस हैं, जो जूनोटिक डिजीजेस हैं, उनका जो ट्रांसमिशन है उसका उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगला हम देखें तो अगला जो फैक्टर है वो है इंक्रीज डिमांड फॉर एनिमल प्रोटीन। देखिए एनिमल प्रोटीन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो एनिमल प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्रीज के थ्रू होने लग गया है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है ये एनिमल प्रोडक्शन। और जिसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाने के लिए इनमें जेनेटिकली चेंज किए जा रहे हैं, जेनेटिकली ब्रेड किया जा रहा है इन एनिमल्स को, और उसी कारण से क्या हो रहा है कि जो इन्फेक्शंस है, जो भी जूनोटिक डिजीज है एनिमल्स के अंदर, उनमें जो है रेजिस्टेंस आ जा रहा है
एंटी माइक्रोब्स के लिए, और ये क्या करता है, मदद करता है इन इन्फेक्शंस को फैलने के लिए। तो ये है तीसरा फैक्टर। अब चौथा फैक्टर क्या है हमारे पास, तो चौथा फैक्टर इंटेंस एंड अनसस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में। इसमें हम देखते हैं तो देखिए, इंटेंस और अनसस्टेनेबल फार्मिंग में क्या होता है, तो बहुत सारे एनिमल्स, प्रॉफिट के लिए बहुत सारे एनिमल्स को पास पास रख दिया जाता है, क्योंकि स्पेस नहीं होता है और प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज़्यादा एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है ऐसी जगहों का, ऐसे फार्म्स का, और उसके कारण जो ये बीमारियां हैं, जूनोटिक डिजीज है, उनका फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगला फैक्टर क्या है, तो यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल। तो फार्मर्स के द्वारा जो कैटल्स हैं या फिर जो भी एनिमल्स हैं उनके फार्म में, या जिसको भी वो ब्रीड कर रहे हैं, तो उनमें क्या, उनको क्या दिया जाता है, एंटी माइक्रोबियल्स दिया जाता है। तो वो एंटी माइक्रोबियल्स इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो जूनोटिक डिजीज है वो एनिमल्स को इफेक्ट ना करे। बट अगर इनका यूज़ ज़्यादा हो जाता है तो उन एनिमल्स के अंदर जो है इन डिजीजेस के लिए, इन डिजीजेस के जो बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर इस एंटी माइक्रोबियल्स के लिए क्या है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है आराम से। वो क्या कर सकते हैं, अब जो ये एंटी माइक्रोबियल्स जो मेडिसिन है या फिर जो भी दवाइयाँ हैं वो उन पर असर नहीं करती है, इन माइक्रोब्स पर असर नहीं करती है। तो यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल भी एक फैक्टर है इनके फैलने का। तो ये थे कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जिससे क्या हो रहा है, जूनोटिक डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं आज के समय में। अगला हम देखते हैं रिकमेंडेशंस, देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस क्या क्या दी हुई थी इन सभी जो जूनोटिक डिजीज के आउटब्रेक है उनसे डील करने के लिए। सबसे पहली रिकमेंडेशन है वन हेल्थ अप्रोच अपनाने के लिए बताया गया है इस रिपोर्ट में। वन हेल्थ अप्रोच क्या है, देखिए ये एक मल्टी सेक्टोरल एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब कि हर लेवल पे, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो या विलेज लेवल हो, हर लेवल पे एक हेल्थ यानी एक ही गोल होना चाहिए, अचीविंग ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम। ये हर लेवल पे गोल होना चाहिए, अचीविंग ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम। और ये कैसे होगा, तो ये स्टडी करना पड़ेगा लोगों को, इंटरेक्शन, जो इंटरकनेक्शन है लोगों के बीच में, एनिमल्स के बीच में या प्लांट्स के बीच में, उनको स्टडी करके क्या करना पड़ेगा, जो मेन जो गोल है वो क्या अचीव करना है, ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम। तो ये था वन हेल्थ अप्रोच। अगला जो रिकमेंडेशन है वो है एक्सपेंडिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। तो ये किस लिए है, तो देखिए जो यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स है जो बढ़ चुका है, तो उसके लिए क्या है, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए एक रेगुलर इंटरवल पे, ताकि इनका जो यूज है वो रेगुलेट कर सके, जो एंटी माइक्रोबियल्स है उनका यूज रेगुलेट कर सके, और जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है बैक्टीरियाज में उसे रोका जा सके। तो ये था दूसरा रिकमेंडेशन। तीसरा रिकमेंडेशन है हमारे पास स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग। तो जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जूनोटिक डिजीजेस से रिलेटेड या रिसर्च वर्क हो रहा है, तो उनको रेगुलेट करना या फिर उनको मॉनिटर करके रखे रहना, कहीं वो आउटब्रेक में ना बदल जाए। तो ये है तीसरा रिकमेंडेशन। चौथा रिकमेंडेशन है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन है वाइल्ड एनिमल्स का या जो भी एनिमल्स है उन सभी का, उसको रोकना। कैसे रोकना है, तो वो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू रोकना है, मतलब कि जो हैबिटेट्स है उनको कंजर्व करना है, या फिर जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं वो बनाना बहुत सारे, ताकि जो ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कांटेक्ट है वो थोड़ा कम हो सके। तो ये है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ये भी एक क्या है, रिकमेंडेशन है इसी रिपोर्ट के द्वारा। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी इस रिपोर्ट में। चलिए अब हम अगली बात डिस्कस कर लेते हैं। तो अगली चीज़ है हमारे पास इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये क्या चीज़ है, तो ये इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी केनिया में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1994 में। ये इसका काम क्या है मेनली, तो देखिए इसका जो मेन एम है वो है बिल्डिंग सस्टेनेबल लाइव स्टॉक। तो ये कैसे होना है, तो इसका काम है, जो इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लाइव स्टॉक्स पर रिसर्च करता है, और जो भी फार्मर्स हैं जो भी इन लाइव स्टॉक का यूज़ करते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है या जो उनकी इनकम है वो बढ़ाने में मदद करता है। तो ये काम है इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी, इसका काम क्या है, ये कब बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी केनिया में। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ हमारे पास काक्सा के बारे में है, मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो चलिए हम न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो न्यूज़ ऐसी है कि यूएसए ने हाल ही में फिर से एक बार और स्टेटमेंट दिया है कि अगर रशिया से ट्रांजैक्शन स्टॉप नहीं किए यूएसए की एलाइड कंट्री या फिर पार्टनर कंट्रीज ने, तो वो सैंक्शंस लगा देगा अंडर काट्सा एक्ट। चलिए अब हम काट्सा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए काट्सा कब इनेक्ट किया गया था, तो ये 2017 में इनेक्ट किया गया था, और ये एक यूएस का फेडरल लॉ है जिसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो सैंक्शंस लगा सकती है ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पर,
बाद में इसमें एक और प्रोविजन ऐड किया गया था कि यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, यूएस प्रेसिडेंट सैंक्शंस लगा सकता है, कम से कम 5 सैंक्शंस लगा सकता है ऐसी कंट्रीज पर जो रशिया या फिर ईरान या फिर नॉर्थ कोरिया से ट्रेड पे इंडल्ज हो रही हो, तो उन पर भी ये सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो ऐसे कौन से सैंक्शन से ये लगा सकता है, यूएसए लगा सकता है, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए, पहला सैंक्शन है कि वो लोन्स को रोक देगा, जो भी कंट्रीज हैं जो भी ट्रेड में इंडल्ज हो रही हैं इन 3 कंट्रीज से, तो उनके जो लोन्स हैं उनको रोक देगा, या फिर एक्सपोर्ट्स में सैंक्शंस लगा देगा कि एक्सपोर्ट्स क्या है रोक देगा, या फिर जो इम्पोर्ट्स है जो भी यूएस की गवर्नमेंट जो प्रोक्योर कर रही है इन कंट्रीज से, तो उसको भी रोक देगा। और अगला क्या है कि जो वीज़ाज हैं, जो भी पर्सन है इन कंट्रीज से रिलेटेड, उनके वीज़ा को भी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा इन सेक्शन के थ्रू। तो ये था कार्डसा एक्ट के बारे में। चलिए अब हम इंडिया की सिचुएशन देख लेते हैं कि जो यूएस का स्टेटमेंट है वो हाल ही में क्यों आया है। तो देखिए, उसका एक पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इंडिया ने अभी हाल ही में एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जो इंडिया की, उन्होंने एक ट्रेड डील फाइनलाइज की है डिफेंस ट्रेड डील, जिसमें हम रशिया से 21 मिग 29 फाइटर जेट्स लेने वाले हैं। तो उसी के कारण क्या हो सकता है, ये स्टेटमेंट आया हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि यूएस इस ट्रेड डील के कारण इंडिया पर भी सैंक्शंस लगा दे। इसके पहले भी यूएस ने हमें वार्निंग दी थी, थ्रेट दिया था सैंक्शंस लगाने का, जब हमने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रशिया की है उसके लिए ट्रेड डील किया था। और अभी तक यूएस ने टर्की पर लगा चुके हैं सैंक्शंस बहुत सारे। क्यों? क्योंकि यूएस जो टर्की है उसने S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशिया से वो लिया था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, अगर आगे जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये था कार्डसा एक्ट के बारे में और जो इंडिया की अभी सिचुएशन है उसके बारे में। तो चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कमिटमेंट्स अंडर यूएनएफसीसी एंड पेरिस एग्रीमेंट। तो हाल ही में 4th एडिशन हुआ था वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग का ऑन क्लाइमेट एक्शन, जिसमें डिस्कस किया गया था कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है अंडर यूएनएफसीसी, मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मिनिस्ट्रियल थी वो क्या हुआ था, कैसा हुआ था, वहाँ पे क्या चीज़ें हुई थी। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें चेयर जिस कंट्री ने चेयर किया था वो कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो वो थी यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा। इन सभी ने मिलकर इसकी प्रेसिडेंटशिप रखी हुई थी इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग की। इसमें क्या हुआ था, तो देखिए इसमें सभी कंट्रीज जो थी, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए थे कि वो अपनी इकोनॉमीज को कैसे रिकवर करने की, जो इकोनॉमीज हैं कोविड-19 के कारण जो डिवेस्टेट हो चुकी हैं अलग अलग कंट्रीज की, तो उनको रिकवर करने के लिए जो कंट्रीज उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं, तो वो सभी इसमें डिस्कस किए गए थे इस मीटिंग में। और इसमें एक इंडिया की तरफ से एक हाईलाइट किया गया था इशू, जो कि था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उतना ज़्यादा फंड्स या फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें ये दिया गया था या ये बताया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको 2020 तक $1 ट्रिलियन की मदद करनी है डेवलपिंग कंट्रीज को। चलिए अब हम पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिए, पेरिस एग्रीमेंट कब लाया गया था, तो ये लाया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 यानी 2015 में। COP 21 जो हुई थी उसमें ये एग्रीमेंट क्या किया गया था, साइन किया गया था। तो इसे देखिए, इसके बारे में एक ब्रीफ में हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें 196 कंट्रीज ने इसे साइन किया गया था, इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया था। और इसमें क्या होना था तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें मेनली 4 चीज़ें होनी थी। सबसे पहला, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करना था। दूसरा, जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है उसको कम से कम 2 डिग्री के बिलो ही रखना था अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्लोबल टेम्परेचर राइज। कोशिश तो ये करनी थी कि 1.5 डिग्री तक ही रखें बाय 2030। तो ये रहा इसके 2। और तीसरा देखते हैं हम, तीसरा क्या चीज़ थी, तो तीसरी थी जो भी लॉस और डैमेज था, जो वल्नरेबल कंट्रीज है जिन पे क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो सी राइज हो रहा है, जो ग्लेशियल मेंट्स हो रहे हैं उनके कारण जो सी राइज हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज है उनका जो कोस्ट है वो सबमर्ज होते जा रहा है ओशियन के अंदर। तो वो जो डैमेजेस है उन कंट्रीज को, तो उनको भी एड्रेस करना इसमें इस डील में ही था। और फिर उसके बाद क्या है, इसका जो चौथा मेन चीज़ है इसके अंदर वो थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हेल्प करने वाली थी डेवलपिंग कंट्रीज की, ताकि वो क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट कर सकें। जो भी रिन्यूएबल सोर्सेस है एनर्जी के उन्हें अडॉप्ट कर सके, उस पर ये मदद करने वाली थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने वाली थी डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को।
तो ये मेनली 4 चीज़ें थी पेरिस एग्रीमेंट में, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो ये आप देख सकते हैं। तो देखिए ये कब फोर्स पे आएगा, तो ये बाय 2020 से फोर्स पे ला दिया जाएगा। अभी तक 55 कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट को साइन कर चुका है और अडॉप्ट कितने ने 96 कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया था। यूएसए इस एग्रीमेंट से बाहर आ चुका है। अभी हाल ही में पिछले ही साल यूएसए ने डिक्लेयर किया था कि हम पेरिस एग्रीमेंट में नहीं रहेंगे। तो ये था कुछ चीजें पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। चलिए अब हम अगली न्यूज के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज है हमारे पास ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में, क्योंकि हाल ही में चाइना में बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो देखिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसके केस जो है वो कहाँ मिले हैं, तो वो नॉर्थन एरिया जो रीजन है चाइना का, जिसमें एक सिटी है बयानूर, वहां पे इसके केसेस मिले हैं। और वहां की जो लोकल अथॉरिटी है उन्होंने इसे लेवल 3 वार्निंग भी दे दी है। तो ये प्लेग क्या होता है, ब्यूबोनिक प्लेग क्या होता है, वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। अब उस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। इस बैक्टीरिया के थ्रू ये फैलता है। ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो ये बैक्टीरिया एनिमल्स में पाया जाता है, फ्ली में पाया जाता है या रोडेंट्स में पाया जाता है। तो ये इनके थ्रू क्या है, ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। तो ये एक जूनोटिक डिजीज है इसीलिए, क्योंकि ये जो है एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। और ये कैसे फैलता है, तो ये बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फ्ली। तो इन्फेक्टेड जो फ्ली होती है उनकी बाइट से ये फैलता है ह्यूमन में। या फिर एक्सपोजर टू द बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ डेड प्लेग इन्फेक्टेड एनिमल। अगर कोई एनिमल को प्लेग है और वो मर चुका है तो उसके बॉडी फ्लूइड से भी ये फैल जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इसे सही समय में ट्रीट नहीं किया गया तो ये इंसान की जान भी ले सकती है इन लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। चलिए अब हम प्लेग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में देख लीजिए आप थोड़ी सी और चीज़ें। तो बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान रखना है, यर्सीनिया पेस्टिस। और ये किस किस चीज़ों से फैलते हैं, तो ये रोडेंट्स से या फिर फ्ली से, इन सभी चीज़ों से ये फैलता है। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यू और इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। तो सिम्टम्स देख लीजिए आप, सोलन लिम्फ नोड, फीवर, चिल्स, हेडेक, फटीग, मसल एक। तो ये सभी इसके क्या है, सिम्टम्स है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। देखिए आप इसका फैटेलिटी रेट्स भी देख सकते हैं आप, 30% से 100% की इसकी फैटेलिटी रेट है अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया। और 14th सेंचुरी में इसने लगभग 50 मिलियन लोगों की जान ली थी यूरोप में। ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बुरी तरीके से ये फैला था। 50 मिलियन लोगों की जान गई थी इसमें, इस प्लेग में, ब्यूबोनिक प्लेग में। चलिए हम प्लेग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए प्लेग किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से फैलता है। ये एक जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल्स या फ्लीज से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। तो 5 से 15 सेंचुरी तक इसे क्या कहा जाता था, तो प्लेग है उसे कहा जाता है ब्लैक डेथ। इसे कहा जाता था ब्लैक डेथ, क्योंकि इसके एक सिम्टम्स में ऐसा था कि इसमें बॉडी के अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाता था तो बॉडी क्या है, ब्लैक कलर में टर्न होने लगती थी। तो इसलिए इसे क्या कहने लग गए थे, इसे ब्लैक डेथ कहने लग गए। तो मेनली 3 टाइप के प्लेग होते हैं, एक ब्यूबोनिक प्लेग जो अभी फैल रहा है, दूसरा होता है न्यूमोनिक और तीसरा होता है सेप्टिसेमिक। तो ये 3 टाइप के प्लेग्स होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर ले। तो देखिए जो ब्यूबोनिक प्लेग है उसमें क्या होता है, तो उसमें पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जो ब्यूबोनिक प्लेग है वो किस ऑर्गन पे इफेक्ट डालते हैं, तो वो डालता है इम्यून सिस्टम में, किसी पर्सन के इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। और दूसरा क्या चीज है, तो दूसरा न्यूमोनिक प्लेग है, तो वो किस पे, वो लंग्स पे इफेक्ट डालता है। और ये कब होता है न्यूमोनिक प्लेग, तो ये तब होता है जब ब्यूबोनिक प्लेग अगर हो किसी इंसान को और वो ट्रीट नहीं कर रहे हो, बहुत समय तक ब्यूबोनिक प्लेग रहता है उसे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो न्यूमोनिक प्लेग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है उस पर्सन के लंग पे भी अब इफेक्ट होने लगता है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस होता है। ये सिर्फ जो न्यूमोनिक प्लेग है सिर्फ वही क्या है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर ये दोनों जो ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग दोनों ही अगर सही टाइम में ट्रीट नहीं किए जाते हैं तो वो बढ़ जाते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग की तरह, और ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है, तो जो बैक्टीरिया होता है, जो प्लेग का बैक्टीरिया होता है वो ब्लड में घुल जाता है। अब तो ब्लड में घुलने के कारण क्या होता है, ब्लड में घुलकर वहीं पे मल्टीप्लाई होता है, जिसके कारण जो स्किन है वो ब्लैक होने लगती है। और इसीलिए जो इसके कारण जो मौतें होती है उसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इस बीमारी को ब्लैक डेथ भी कहा जाता था पहले इसी कारण से। तो मेनली हमने 3 टाइप के प्लेग्स पढ़ा, ब्यूबोनिक, न्यूमोनिक और सेप्टिसेमिक। तो आपको ये सभी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज है हमारे पास गोल्डन बर्डविंग के बारे में। तो एक बटरफ्लाई की ही स्पीशी है, हिमालयन बटरफ्लाई है ये, जहाँ जो मिली है उत्तराखंड में, और ये सबसे बड़ी हो गई है अब इंडिया की बटरफ्लाई। तो साइज है बटरफ्लाई का, वो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो साइज है बटरफ्लाई का वो कैसे नापा जाता है, तो वो उनके जो विंग्स हैं
उनसे नापा जाता है। तो इसका जो विंग स्पैन है वो कितना है, 194 mm है, और ये सबसे बड़ी हो गई। तो इसके पहले कौन थी, इसके पहले थी सदर्न बर्ड विंग, जिसका जो विंग स्पैन था वो था 190 mm। तो ये अब सबसे बड़ी हो गई है। जिसे कहाँ पाया गया है ये आपको ध्यान रखना है, दिदिहत उत्तराखंड में इसे पाया गया है। क्या नाम है, गोल्डन बर्ड विंग, और ये क्या है, एक हिमालयन बटरफ्लाई। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए अब हम अगली न्यूज के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज है हमारे पास जरदोसी आर्ट के बारे में। तो ये जो जरदोसी आर्ट है ये खत्म होते जा रही है धीरे धीरे। ये सिर्फ अब कहाँ बची है, ये सिर्फ ओल्ड टाउन ऑफ भोपाल में ही बस ये ज्यादा बची है या ज्यादा पॉपुलर है। तो देखिए ये इस आर्ट के बारे में हम देखते हैं। तो ये जो जरदोजी आर्ट है ये हमारे इंडिया में लाया गया था मुगल इन्वेडर्स के द्वारा, और ये पर्शिया से आई थी। ये जो आर्ट है ये पर्शिया से आई थी 17वीं सेंचुरी में मुगल इन्वेडर्स के द्वारा। इसमें क्या होता है, तो देखिए जर मतलब होता है गोल्ड और दोसी मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी। मतलब इसमें जो एम्ब्रॉयडरी होती है कपड़ों के ऊपर वो गोल्डन थ्रेड से की जाती है इस आर्ट में। और इसको 2013 में जीआई टैग भी मिल चुका है। किस नाम से मिला है, तो वो मिला है लखनऊ जरदोसी को। तो इसे जीआई टैग मिल चुका है। तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि इसे लाया कौन है, तो मुगलों ने लाया है, मुगल इन्वेडर्स ने लाया है 17वीं सेंचुरी में पर्शिया से। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें एम्ब्रॉयडरी होती है गोल्डन थ्रेड से। और तीसरी चीज और लास्ट चीज क्या याद रखनी है कि इसे 2013 में जीआई टैग भी मिल गया था, किस नाम से, लखनऊ जरदोसी नाम से। तो गाइस आज की न्यूज में बस इतना ही था। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन है हमारा काटसा एक्ट से रिलेटेड। आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है आपके पास, इनेक्टेड इन 2017 इट इज अ यूएस फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास, द एक्ट एम्पावर्स द यूएस प्रेसिडेंट टू इम्पोज एटलीस्ट 5 ऑफ द 12 लिस्टेड सैंक्शंस ऑन नेशन engaged in a significant transaction with Russian defense and intelligence sector। तो ये आपके पास दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट आपके पास, इट कैन प्रोहिबिट ऑन लोन्स टू द सैंक्शन नेशन। तो ये लोन्स को भी प्रोहिबिट कर सकता है, इसमें ऐसा बोला गया है। ये आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है। तो इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स चुनना है और इनमें से एक ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर हमारे कल के वीडियो में बता दूंगा, तो शुरू में ही बताऊंगा। तो इसलिए आप कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपको इसका आंसर जानना है। तो गाइस अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस मिनट पे मिल जाएगी, उसे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।